मैं अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए क्रेग्सलिस्ट में नौकरी की तलाश कर रहा था। काफी देर तक तलाश करने के बाद जब मुझे एक अच्छा इश्तिहार दिखा तो मैंने उस पर फौरन क्लिक कर दिया। उस इश्तिहार में लिखा था, बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए तलाश है एक ऐसे इंसान की जो मेरे पेरेंट्स की बिल्लियों को रोजाना खाना खिलाए। फोन करें 22300568, $50 प्रतिदिन। मैंने उस नंबर पर कॉल किया और एक आदमी ने उठाया। हेलो, हाय, मेरा नाम नेथन है। मैंने क्रेग्सलिस्ट पर आपका इश्तिहार देखा। क्या आप अभी भी अपनी बिल्लियों को खाना देने के लिए मदद ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरा नाम फर्नांडिस है और तुम्हें कल ही से काम शुरू करना होगा। बहुत खूब, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा और पैसे किचन के काउंटर पर रख दूंगा। घर की चाबी पायदान के नीचे मिलेगी, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ कायदे हैं जो तुम्हें ध्यान रखने होंगे। मेरे पेरेंट्स बेडरूम में होंगे, उन्हें परेशान मत करना और ना ही कभी भी उनके कमरे में उनकी इजाजत के बिना जाना। तुम्हारा काम होगा कि तुम शाम 7 बजे वहां पहुंच जाओ, बिल्लियों को खाना खिलाओ, ट्रैश कैन को खाली करो और 8 बजे से पहले वहां से निकल जाओ। किसी भी कीमत पर तुम 8 बजे के बाद वहां नहीं ठहरोगे, समझे? हाँ ठीक है, तो मैं कल वहां आता हूं। अगली सुबह मेरी आंख मेरे फोन पर आई नोटिफिकेशन की वजह से खुली। उस आदमी ने अपने एड्रेस भेजा था। मैंने गूगल पर एड्रेस चेक किया, वो मेरे घर से कुछ दूरी पर था। मैंने 6:30 बजे के करीब अपनी बाइक निकाली और अपनी नौकरी पर निकल गया। मैं खाली हाईवे पर चल रहा था, आसपास सिर्फ पेड़ पड़े थे। एक ट्रक मेरे पास से गुजरा, उसके अलावा उस पूरे रास्ते में मुझे कोई नहीं दिखा। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच गया। मैंने अपने दोस्त बेन को मैसेज करके कहा कि आज रात अपनी पार्ट टाइम नौकरी खत्म करने के बाद मैं उसी के घर रुकूंगा। उसका घर उस जगह से सबसे नजदीक था और उस रात मैं अपने किसी दोस्त के साथ मस्ती करना चाहता था। मैंने उस घर के बाहर अपनी बाइक लगाई और लकड़ी के उस बड़े घर को देखने लगा। मैं पहले से ही जानता था कि उस घर की चाबी पायदान के नीचे है, इसलिए अंदर घुसने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। उस घर में पुराना सामान पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में बहुत समय पहले ही वक्त रुक गया था और तभी से सब वैसे का वैसा ही है। वहां एक पुराना टीवी पड़ा था और उसके आगे एक सोफा लगा हुआ था। मैंने टेबल पर अपना बैग रखा और मुझे एहसास हुआ उस टेबल पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई है। ओह गॉड, क्या कोई इस जगह को कभी साफ नहीं करता? और तभी बाईं तरफ से एक कमरे से किसी आदमी की खांसने की आवाज आई। दरवाजा बंद था। इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वो घर के मालिक के पेरेंट्स की आवाज थी। जितनी जल्दी काम खत्म हो उतना बेहतर है सोचकर मैं किचन की ओर बढ़ने लगा ताकि जल्द से जल्द निकल सकूं। बिल्लियों का खाना किचन के दराज में था। मैंने घर के पिछले हिस्से में बिल्लियों को खाना देने गया। 4 बिल्लियां वहां खेल रही थी। मेरे हाथ में अपना खाना देखकर वो भागते हुए आने लगी। हे प्यारी बिल्लियों, तुम्हें भूख लगी होगी है ना? मैंने उनके खाने से भरे बोल को जमीन पर रख दिया और वो उस पर टूट पड़े। मैं उन्हें खाना खाते हुए देख रहा था जब मेरी नजर एक बड़ी कांच की खिड़की पर गई। एक बूढ़ी और कमजोर औरत धब्बों से भरे सफेद रंग के कपड़ों में खड़ी मुझे उस खिड़की से देख रही थी। वो खिड़की मकान मालिक के पेरेंट्स के कमरे की थी। ये सोचकर कि वो उनकी मां होंगी, मैंने उनकी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन वो हंसी तक नहीं, बस बिना अपनी पलकें झपकाए मुझे देखती रही। कुछ सेकंड के बाद मुझे उनके यूं घूरने से डर लगने लगा और मैं निकलने के बारे में सोचने लगा। वैसे भी मेरा काम खत्म हो चुका था। मैं बेसमेंट के दरवाजे की ओर से गुजर रहा था जब मैंने उस दरवाजे पर खरोंचने की आवाज सुनी। मुझे लगा कि शायद एक बिल्ली वहां फंस गई है, इसलिए मैंने दरवाजा खोला, लेकिन घुप अंधेरे के अलावा मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। मैंने अपनी बाइक निकाली और चल दिया। मैं आधे रास्ते तक आ चुका था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना बैग उसी घर में भूल गया। उस वक्त तक 7:30 बज चुके थे और मुझे लगा कि मैं 7:45 तक वापस पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं एक दिन का इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि उस बैग में मेरे घर की चाबी थी। मैंने यू टर्न लिया और वापस चल दिया। जैसे ही मैं उस घर में घुसा, वहां बहुत अंधेरा हो चुका था। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी से मैं कुछ देख पा रहा था। अरे नहीं, वो लोग तो सो गए होंगे। मैं हल्के हल्के कदमों से टेबल की ओर बढ़ने लगा। उस कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। एक कोने में बिल्लियां एक दूसरे से लिपट कर सो रही थी। जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया, मुझे अपने पीछे से बिल्लियों की आवाज आने लगी। बिना पीछे मुड़े अपना बैग चेक करते हुए मैंने कहा, माफ करना दोस्तों, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि उन लोगों के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और चारों बिल्लियां उसके बाहर पुतले की तरह खड़ी हैं। उन सबकी चमकती हुई आंखें बस मुझे ही घूर रही थी। उन्हें देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। किसी तरह उन्हें नजरअंदाज करते हुए मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अचानक कमरे में पड़ा टीवी अपने आप चालू हो गया, लेकिन उस पर कोई सिग्नल ना होने की वजह से बस एक ग्रे स्क्रीन दिखने लगी।
टीवी की तरफ से आ रही डिम लाइट से मैंने देखा कि दो लोग सोफे पर बैठकर टीवी की ओर देख रहे थे, जिस पर कुछ आ भी नहीं रहा था। माफ कीजिएगा, मैं आपको जगाना नहीं चाहता था। मैं अभी के अभी यहां से निकलता हूं। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि बेसमेंट का दरवाजा खुला और फिर अपने आप जोर से बंद हो गया। वहां से एक औरत की दर्दनाक चीख आई। मैं झटके से मुड़ा और मैंने देखा कि वो दोनों बूढ़े लोग वहां नहीं थे। इस टाइम तक मैं उस घर और वहां रह रहे लोगों से बुरी तरह डर चुका था। मैंने उन्हें आवाज लगाई, हेलो, क्या सब ठीक है? सर, मैम। मैंने अपने फोन में टॉर्च जलाई और कांपते हुए पैरों से बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगा, क्योंकि उस चीख की आवाज वहीं से आई थी। बेसमेंट में पहले की तरह अंधेरा था। हर जगह पुरानी धूल से भरी चीजें पड़ी थी। हवा में धूल होने की वजह से मुझे छींक आ गई। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, बेसमेंट में एक औरत की हंसी की आवाज गूंजने लगी, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या सब ठीक है, मैम? क्या आपको चोट लगी है? यहाँ क्या कोई है? किसी ने मेरी गर्दन के पास आकर सांस ली और मैं चिल्लाते हुए पीछे मुड़ा। क्या बकवास है ये? मैंने घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। डर और गुस्से में मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैं यहां से निकल रहा हूं। मैं ऊपर की ओर चलने लगा और मेरा ध्यान बेसमेंट के दरवाजे पर गया। उन बूढ़े लोगों का जोड़ा मेरे रास्ते में खड़ा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जानकर मेरा रास्ता रोका हुआ है। इसके बाद जो मैंने देखा वो नजारा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दिमाग के एक हिस्सा मुझे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी मैं देख रहा हूँ वो और कुछ नहीं, बस मेरा वहम है या फिर एक बुरा सपना। लेकिन अचानक उनके सर पीछे मुड़ गए और उनकी सफेद बुझी हुई आंखें मुझे देखने लगी। मैं चिल्लाकर जमीन पर गिर गया। आह! जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा बेन मेरे बगल में बैठा था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं कहाँ हूं? तुम हॉस्पिटल में? और वो बूढ़े लोग? हाँ, वो बहुत ही अजीब कहानी है। जब तुम वापस नहीं आए तो मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। इसलिए मैंने डर कर 911 पर कॉल कर दिया। उन्होंने तुम्हारा फोन ट्रेस किया तो तुम उस घर के बेसमेंट में बेहोश मिले। यार, तू वहां गया क्यों था? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी पार्ट टाइम जॉब, मुझे उनकी बिल्लियों को खाना खिलाना था। यार, पुलिस को उस बेसमेंट में 3 लाशें मिली। तुझे कैसा नहीं पता चला? क्या? 2 पुलिस वाले अंदर आए और उनमें से एक ने पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको बेसमेंट में लाशें मिली? दोनों पुलिस वालों ने परेशान हालत में एक दूसरे को देखा और एक ने कहा, आपको वहां जाने के लिए किसने कहा था? घर के मालिक मिस्टर फर्नांडिस ने। मैंने क्रेग्स लिस्ट पर उनका इश्तिहार देखकर उन्हें फोन किया था। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो मिस्टर फर्नांडिस ही थे? उस आदमी ने तो यही कहा था सर, लेकिन क्यों? नेथन, हमें बेसमेंट में 3 डेड बॉडीज मिली हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत जो मियां बीवी लगते हैं, मिस्टर फर्नांडिस के माता पिता, और वो तीसरी लाश, वो मिस्टर फर्नांडिस की ही है। क्या? हम नहीं जानते कि आखिरकार घर में हुआ क्या, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात मिस्टर फर्नांडिस से हुई हो। वो तीनों लाशें उस बेसमेंट में पिछले करीब 1 महीने से पड़ी हैं। मैं इस बात को जानने के बाद सुन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे एक आखिरी सवाल पूछा, तो फिर उनकी बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए मुझे पैसे कौन दे रहा था? मैं आराम से अपने बेडरूम में बैठकर गर्मा गर्म कॉफी पी रही थी जब मेरे घर की घंटी बजी। मैं अपने बिस्तर से उठी और बाहर आई। बिल्कुल शांति थी और अचानक जोर जोर से दरवाजा खटकने की आवाज आने लगी। मैं घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मैंने आई होल से झांक कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी
सेल्समैन जैसे कपड़े पहने मेरे दरवाजे पर खड़ा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? गुड इवनिंग मैम, मैं यहाँ आपके दिए हुए इश्तिहार के लिए आया हूँ। इश्तिहार? किस तरह का इश्तिहार? वही जो आपने क्रेग्स लिस्ट पर डाला है। क्या? मैंने क्रेग्स लिस्ट पर कोई इश्तिहार नहीं डाला है। उस आदमी ने अपना फोन निकाला और चेक करने लगा। उसने कुछ पढ़ा और फिर कहा, क्या ये जीआर एवेन्यू ब्लॉक 6 घर नंबर 23 है? हाँ, पता सही है। मैम, आपने इस घर को बेचने के लिए इश्तिहार दिया है। मेरा क्लाइंट आपका ये घर खरीदने में दिलचस्प है। अगर आप दरवाजा खोलें तो मैं आपको इस डील के बारे में और जानकारी दे सकता हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे अपना घर नहीं बेचना, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैम, मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब प्लीज आप यहाँ से जाइए। उस आदमी ने निराश चेहरा बनाया और यहाँ से चला गया। मैं फिर भी वहां कुछ पल के लिए खड़ी रही। मैंने इसे ये सोचकर भुलाने की कोशिश की कि किसी ने मेरे घर का इश्तिहार क्रेग्सलिस्ट पर डालकर एक भद्दा मजाक करने की कोशिश की है। तभी मुझे अपने घर के पिछले हिस्से से आवाजें आने लगी। मैं देखने के लिए वहां गई। दरवाजे पर आधा पर्दा लगा हुआ था ताकि अंदर ना दिख सके। मैंने ये सोचते हुए पर्दा हटाया कि शायद रकून होगा, लेकिन मेरे सामने वही आदमी खड़ा था। वो मेरे घर के पिछले दरवाजे पर उसी अजीब मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने मुझे आंख मारते हुए कहा, मेरे क्लाइंट को आपका घर पसंद है मैम, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। मैं गुस्से और डर के मारे पीछे हट गया। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ये घर नहीं बेचना। तो फिर आपने क्रेग्सलिस्ट पर इश्तिहार क्यों डाला? मैंने नहीं डाला। बंद करो ये बकवास। क्या वाकई? उस आदमी ने अपना फोन निकाला और उसकी स्क्रीन मेरी तरफ की ताकि मैं उसके फोन में देख सकूं। फोन पर क्रेग्सलिस्ट का इश्तिहार चल रहा था जिस पर मेरे घर की तस्वीर आ रही थी और मेरे ही घर का पता था। क्या बकवास है ये? मेरे घर का इश्तिहार क्रेग्सलिस्ट पर किसने डाला? क्या ये किसी तरह का घोटाला है? क्या? नहीं, मेरा क्लाइंट आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये आपके लिए एक बेहतरीन डील होगी। पैंडेमिक के बाद से 1 साल हो चुका है जब से मैंने एक अच्छी कमीशन नहीं कमाई। प्लीज ये डील ले लीजिए मैम, ताकि मैं अपने बिल भर सकूं। लेकिन मैं अपना घर नहीं बेचना चाहती। कितनी बार मुझे तुम्हें ये बात कहनी होगी? तुम यहां से चले जाओ वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। उस आदमी का चेहरा फौरन बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा और उसने धमकी भरी आवाज में कहा, तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगी? हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है फिर। वो आदमी वहां से चला गया और मैंने फिर से पर्दा लगा दिया। मैंने सभी खिड़कियां और दरवाजे चेक किए कि वो बंद है या नहीं, और उसके बाद मैं सीधे अपने कमरे में गई और मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। वो आदमी अभी भी बाहर था। वो मेरे घर के आसपास किसी आत्मा की तरह भटक रहा था। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो रुका और उसने जमीन पर थूकते हुए मेरी ओर गुस्से से देखा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बस बहुत हुआ, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। मैं 911 पर कॉल करने ही लगी थी कि मुझे नीचे से कांच टूटने की आवाज आई और किसी के ऊपर आने की आवाज भी आने लगी। उसके पैरों की आवाज मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई और उस आदमी ने किसी पागल की तरह बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुमने मुझे पहली बारी में ही अंदर आने का मौका दे दिया होता तो क्या होता। मैं तुम्हें बंद कर बिस्तर पर बैठा देता और उसके बाद तुम्हारा सारा घर लूट लेता, तुम्हारे सारे पैसे ले जाता और सभी गहने भी। लेकिन तुम्हें पहली बार में ही मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए अब इसमें कुछ बदलाव होंगे। अब मैं तुम्हारा बलात्कार करूंगा और फिर तुम्हारा गला काटूंगा, उसके बाद तुम्हारा घर लूटूंगा। पुलिस को यहाँ पहुंचने में 15-20 मिनट लग जाएंगे और तब तक मैं सारा काम खत्म कर दूंगा। मेरा वादा है। मेरे पास बहुत बड़ा चाकू है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे घर से फौरन चले जाओ, पागल आदमी। ओह, तो तुम्हारे पास चाकू है? फिर तो ये देखने में और भी मजा आएगा कि कौन जीतेगा। चलो अब ये दरवाजा खोलो और फिर हम दोनों मुकाबला करेंगे। वो मेरे कमरे का दरवाजा बजाता रहा और मैंने 911 पर फोन कर दिया। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी और चिल्लाने लगा, दरवाजा खोल घटिया औरत। मैं नहीं जानती थी कि उसके पास एक कुल्हाड़ी भी है जिससे उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर छेद कर दिया।
उसने उस छेद से झांकते हुए मुझे एक दर्दनाक मुस्कान दी। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम्हारा स्वाद बेहतरीन होगा। फिर वो उस छेद से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसे रोकना होगा। मैंने अपने डेस्क से एक तीखा औजार उठाया और उसकी कलाई पर वार कर दिया। बदसात औरत! इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने दरवाजा खोलकर वहां से अपनी जान बचाने के बारे में सोचा और भागने लगी, लेकिन उस आदमी ने कुल्हाड़ी की मदद से मेरे सर पर वार किया, जिसकी वजह से मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। मेरे पैर की हड्डी बुरी तरह टूट गई। मैं भयानक दर्द में जमीन पर पड़ी थी और मैंने उस आदमी को रोते हुए कहा, हे भगवान, हे भगवान, मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मजे के लिए। वो अपनी टाई ढीली करते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे इससे भी ज्यादा दर्द देने वाला। वो जमीन पर बैठा और मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। अपने होठों को घटिया तरीके से चाटते हुए उसने कहा, बहुत समय से मुझे कोई औरत नहीं मिली। आओ आओ जाने मन। ऐसा कहते हुए वो मुझे चूमने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो मेरे होठों को छूता, उसका थूक मेरे चेहरे पर गिरने लगा। मैंने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीनी और उसकी मदद से उसकी नाक पर वार कर दिया। वो वार इतना जोरदार था कि उसकी नाक से खून बहने लगा। मुझे पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी और कुछ लोगों के मेरे घर की तरफ बढ़ते हुए कदमों की भी। शायद अपने पैर के दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। उस रात के बाद मैं तकरीबन 1 साल तक अकेले नहीं सो पाई। पुलिस उस आदमी को ढूंढ नहीं पाई, लेकिन मुझे यकीन है कि यह हरकत उसने पहली बार नहीं की थी। भगवान जाने इस आदमी ने कितने लोगों को इस तरह लूटा होगा। मैं बस आशा करती हूं कि वो जिंदा बच गए हों। कुछ दिन पहले मेरा पति हमारी बहस के बाद कहीं चला गया। उस दिन से मेरी उससे बात नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ है, क्योंकि उसके परिवार वालों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए हमें लगा उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और हमने पुलिस में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन उसी सुबह को उसने मुझे मैसेज करके कहा कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो हमारे बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था। अब तुम क्या करोगी जेसिका? मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तुम उसे इस तरह बचकर निकलने नहीं दे सकती। एनी जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी उसकी भी है। वो इस तरह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैं नहीं कर सकती। मेरे पास ऐसा करने के लिए हिम्मत नहीं थी। मॉम! जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी कमरे के दरवाजे पर खड़ी है, मैंने उसकी तरफ देखा। बेटे, तुम इतनी देर तक क्यों जग रही हो? शायद मुझे कोई बुरा सपना आया। ओह मेरा बच्चा, आप क्यों रो रही हो मॉम? मैं कुछ सेकंड्स तक बस अपनी बेटी को देखती रही और उसे कुछ नहीं कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। मैंने अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश की। मेरे पास आओ। एनी मेरे पास आई, मेरे बगल में आकर लेट गई और उसने मुझे गले लगा लिया। वो बहुत प्यारी थी। हमारे डैड कहाँ है मॉम? मुझे माफ करना मेरी जान, मेरी आंखें नम थी। काश मुझे पता होता। हफ्ते बीत गए और हालत बद से बदतर होती गई। मेरा पति इकलौता कमाने वाला था और हम उसी पर निर्भर थे, लेकिन वो हमें छोड़कर जा चुका था। मैं नहीं कर सकती एलिस। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। तुम्हें जैक्सन को ढूंढना ही होगा। मैं पिछले 2 महीनों से नौकरी की तलाश कर रही हूं। मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं एलिस। तुम जानती होगी जैक्सन को ढूंढने में कितना वक्त लग जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना समय है कि मैं इतने टाइम तक बिना नौकरी के रह सकूं, इससे पहले कि हम उसे ढूंढ पाए एनी और मैं बेघर हो जाएंगे? मैं समझ गई, माफ करना। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें उसे ढूंढने की इतनी कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि तुम बस उसे बिना सजा दिलवाए छोड़ रही हो। मैं ऐसा नहीं करूंगी, समझी? लेकिन उससे पहले मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे बहुत से बिल भरने हैं और एनी, उसे सब कुछ मिलना चाहिए। ये उसका हक है। उसका स्कूल जाना जरूरी है। क्या तुमने क्रेग लिस्ट पर चेक किया? क्या तुमने क्रेग्स लिस्ट पर नौकरी की तलाश की? क्या तुम इस वेबसाइट को जानती हो? खैर नहीं, वैसे भी मैं इन वेबसाइट्स पर विश्वास नहीं करती। मुझे लगता है कि ये धोखाधड़ी करते हैं।
एक बार कोशिश तो करो। वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? मुझे इसे कभी कभी फायदा हुआ है जैस। हाँ, आखिर मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? मैंने अपने दोस्त की बात को मानने का फैसला किया। अपने कंप्यूटर पर मैं क्रेगलिस्ट की वेबसाइट खोलकर सभी नौकरियों को देख रही थी, लेकिन मेरी काबिलियत या अनुभव के आधार पर कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी चीज के काबिल नहीं हूं। नहीं, कभी नहीं। क्या बकवास है ये? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, यहां पर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं कोशिश करती रहूंगी। इसलिए मैंने पेज रिफ्रेश किया। अचानक मेरे सामने एक नई नौकरी का इश्तिहार आया। जरूरत है एक काबिल सफाई वाली की, रोजाना पैसे मिलेंगे। आखिर मैं एक काम कर गया और मैं उस जगह पर जाने के लिए निकल गई। मुझे इसके बारे में 2 बार नहीं सोचना पड़ा। मैं खुश थी कि आखिरकार सब सही जा रहा है। हेलो एलिस, मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा। क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि अब तुम असुरक्षित महसूस कर रही हो? तुम्ही ने मुझे इसके बारे में बताया था, याद है? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा काम कुछ अलग होता था। अलग? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है, मैं कंपनीज के लिए काम करती थी, ना कि किसी अनजान के लिए। ये कोई अनजान लोग नहीं है। मेरी उनमें से एक से कल से बात हुई थी। वो बात करने में अच्छा इंसान लग रहा था। मुझे तुम्हारी फिक्र है जैस, तुम वहां मत जाओ। वो वैसे भी वो जगह काफी दूर है ना? एलिस, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। मुझे तुम्हारी तरह नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। ये एक इकलौता मौका है जब मेरे पास करने को कुछ है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं इसे जाने दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं कितनी बेताब हूं? अरे नहीं, जाहिर है तुम नहीं जानती। लेकिन जैस, इससे पहले कि मेरी सहेली कुछ कह पाती, मैंने गुस्से में उसका फोन काट दिया और अपना फोन गाड़ी के साथ वाली सीट पर पटक दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? खैर, मैं तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक उस जगह नहीं पहुंच गई। मैं गाड़ी से उतरी और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैंने वहां जाकर घंटी बजाई। कुछ ही सेकंड्स बाद मुझे अंदर से किसी के चलकर आने की आवाज आने लगी। कौन है? मैंने उस आदमी की आवाज पहचान ली। ये वही था जिससे मेरी कल बात हुई थी। जेसिका, मैं आपके घर की सफाई के लिए आई हूं, याद है? बिल्कुल। अंदर से लॉक खुलने की आवाज आने लगी। धीरे से हैंडल घूमा और जैसे ही दरवाजा खुला, मुझे वो आदमी दिखा। वो आदमी बहुत लंबा था, लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा डर लगा वो ये था कि उस आदमी के चेहरे पर नकाब था। अंदर आओ। उस आदमी ने मेरे लिए दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया, लेकिन मैं डर के मारे वहीं खड़ी रही। अचानक मुझे अपने पीछे से किसी आदमी की आवाज सुनाई थी। उसने कहा, अंदर आओ। मैंने उस समय भी कोई हरकत नहीं की। अंदर चलो बेवकूफ औरत। जैसे ही मुझे अपनी कमर पर कुछ ठंडा होने का एहसास हुआ, मैं समझ गई कि वो एक गन थी। बुरी हालत में मैं उस घर के अंदर घुसी और मेरे पीछे खड़ा आदमी मुझे लगातार डराता रहा। घर के अंदर वो 2 नकाब वाले आदमी, एक मेरे पीछे और एक आगे, वो मुझे एक अंधेरे रास्ते की ओर ले गए। प्लीज मुझे कुछ मत करो। मेरी एक छोटी बेटी है। उसके डैड ने हम दोनों को बेसहारा छोड़ दिया है। उसके पास अब मेरे अलावा और कोई नहीं है। चुप करो तुम। मैं रोने लगी, लेकिन मैंने अपने दाहिने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कोई आवाज ना हो। हे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये औरत। चुप करो। आखिरकार हम उस रास्ते के आखिर तक पहुंच गए। दाईं ओर कुछ सीढ़ियां थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, और बाईं ओर एक दरवाजा। लंबे आदमी ने वो दरवाजा खोला और अंदर चला गया, और जो आदमी मेरे पीछे था उसने मुझे दरवाजे की ओर धक्का दिया। मैं उस अंधेरे कमरे में गिर गई। लाइट्स ऑन करो। मैं उस आदमी को देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या? हम अपना प्लान बदल क्यों नहीं देते? ये औरत पागल लगती है। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। ये औरत ही ये काम करेगी। क्या करूंगी? लाइट्स ऑन करो। मैं फौरन उठी और मैंने लाइट्स ऑन कर दी, और उसके बाद उस कमरे में जो एक ऑफिस लग रहा था, वहां एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें और मुंह खुला हुआ था। उसके पेट में बहुत घाव थे, जिसकी वजह से खून जमीन पर गिर रहा था और जमीन खून से लाल हो चुकी थी। मैं मुड़ी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी,
लेकिन जिस आदमी के हाथ में गन थी उसने मुझे रोक लिया और धमकाने लगा, मुझे मत मारो प्लीज, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारे पास हमें देने के लिए कुछ है क्या? मैं साफ करो इसे। हाँ, इसी काम के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था, है ना? हम लाश यहाँ से ले जा रहे हैं और इसके बाद तुम्हें यहाँ की सफाई करनी होगी। क्या तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते? क्या कहा तुमने? जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया है तो मैं डर के मारे कांपने लगी। मेरा मतलब है, इस काम के लिए तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? हम नहीं चाहते कि हमारे और कुछ भी करने से यहाँ हमारा डीएनए छूट जाए, समझी? अब हटो, हमें काम शुरू करने दो। मैं हटी और वो आदमी यहाँ से आगे निकल गया। उन दोनों ने मिलकर उस लाश को एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया। फिर उस लंबे आदमी ने उस लाश को उठाया और दूसरे आदमी ने मेरे आगे गन दाग दी। लंबा आदमी लाश को लेकर बाहर निकल गया। दूसरा आदमी बाहर निकलने से पहले मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, अगर तुमने सही से काम नहीं किया। उस आदमी ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया जिस पर उसने दस्ताना पहना हुआ था और मेरे बाल तोड़े। तो मैं तुम्हारा डीएनए इस जगह पर छोड़ दूंगा, समझी? मैंने डर के मारे सर हिलाया। घबराओ मत। उसने मेरी जेब चेक करने के लिए मुझे छूना शुरू कर दिया। मुझे बहुत घटिया महसूस होने लगा। बदकिस्मती से उसे मेरे पास पड़ी हुई इकलौती चीज मिल गई, मेरा फोन। ये मैं ले जाता हूं। वो आदमी उस कमरे से बाहर गया और मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मैं फिर से सहम गई जब मैंने उसे बाहर से दरवाजा बंद करते हुए सुना। नहीं 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 नहीं। मैं दरवाजे की तरफ गई और मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खोल पाई, इसलिए मैं उसे खटखटाने लगी। मुझे यहाँ बंद मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। चुप करो बेवकूफ औरत, हम कुछ ही घंटों में वापस आएंगे। इस कमरे को अच्छे से साफ कर दो। रोते रोते मैं जमीन पर बैठ गई, लेकिन मैं फौरन उठी और काम शुरू करने के लिए सामान उठा दिया। कुछ घंटों बाद वो आदमी उस जगह पर वापस आए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मुझे जमीन पर बैठा पाया। मैंने उस कमरे को अच्छे से चमका दिया था। बढ़िया काम किया। हाँ, तो क्या आप तो मुझे जाने दोगे? हाँ, आओ मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूं। लेकिन या फिर हमें इसे मारना पड़ेगा। मैंने सर हिलाया। मैं अपनी गाड़ी में बैठी और वो लंबा आदमी मुझे देखने लगा। तुम मुझे मेरा फोन वापस नहीं करोगे, है ना? हम तुम्हें यहां से निकलते ही पुलिस को फोन करने का मौका नहीं दे सकते। मैंने अपना सर हिलाया और गाड़ी का दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोक दिया। रुको। मैं डर के मारे उस आदमी को देखने लगी। उसने अपनी जेब से कुछ निकालने के लिए अपना हाथ डाला। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। उस आदमी ने अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाले और मुझे दे दिए। बाय। घर लौटकर मैं कुर्सी पर बैठी थी। मेरे आगे डेस्क पर कंप्यूटर पड़ा था जिसमें मैं कुछ देख रही थी। अचानक मैंने कमरे में किसी के पैरों की आवाज सुनी। मॉम, मॉम, नए खिलौने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी प्यारी बच्ची। जैसे ही मेरी बेटी वहां से गई, मैंने अपना फोन उठाया। एक नया फोन जो पुराने वाले से कई बेहतर था, और एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद उसने फोन उठाया। मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहती हूँ। ओह, हेलो एलिस। मैं उन खूनियों के साथ काम करती रही, यहाँ तक कि मैंने उनके साथ इतना काम किया कि मुझे याद भी नहीं कि मैं कितनी लाशें देख चुकी हूँ। हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हाँ, जैक्सन, अब उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी नई नौकरी की जगह का दरवाजा खोला। विश्वास करो मेरा, मैं सच कह रही हूँ, अब उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मैंने उन खूनियों से एक एहसान मांगा था।